नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। कल हमने स्वर पढ़े थे और काफ़ी हमने स्वर उसमें जानने की कोशिश की थी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों को इसे नोट करना है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है वो सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जितना भी आपको पढ़ाया जाता है बस उसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए साथ साथ। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। बस आपको याद करना है, नोट करना है, कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठना है। बस जितना भी होता है अच्छे से नोट करिए। आज का हमारा टॉपिक होगा स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। स्वर के भेद मात्रा के आधार पर, स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। स्वर दो प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, एक अमात्रिक और एक मात्रिक। आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा स्वर। लास्ट टाइम हमने यही टॉपिक पढ़ा था और इसमें आपका रह गया था, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे क्लास बंद करनी पड़ी थी किसी वजह से। बस वो क्लास जल्दबाजी में बंद करनी पड़ गई थी, उसके लिए सॉरी। आज अच्छे से हम इसको करते हैं। स्वर के भेद मात्रा के आधार पर दो होते हैं, एक अमात्रिक और एक मात्रिक। सभी स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है, लेकिन एकमात्र स्वर ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो स्वर की मात्रा नहीं होती वो एक ही मात्र स्वर है। आपके एग्ज़ाम में बस आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वह कौन सा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। तो वो एकमात्र स्वर है ए, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। वैसे हम लिख देते हैं स्वर की संख्या ए, आ, ई, उ, रे। ए, ऐ, ओ, औ, अंग और ए। एकमात्र स्वर ए एकमात्र ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। सभी स्वर की कोई न कोई मात्रा होती है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, या प्रश्न कुछ ऐसे इस तरह से आएगा कि अमात्रिक स्वर कौन सा है। तो अमात्रिक स्वर ए होता है, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, अमात्रिक। ये अमात्रिक स्वर होता है और सभी स्वर मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मात्रिक और अमात्रिक। एकमात्र स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, यह अमात्रिक स्वर है। लेकिन इससे अलग जितने भी स्वर है उन सभी की कोई ना कोई मात्रा होती है, वे सभी मात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम, जैसे रे। राम कैसे बनाया? अगर राम का वर्ण विच्छेद किया जाए तो रे प्लस आ प्लस में, राम प्लस ए। ठीक है बच्चों, देखो रे आ की मात्रा होती है आ, में और ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। लेकिन राम को जब हम बोलते हैं तो राम की ध्वनि और ए की ध्वनि राम में आती है, जैसे राम ए। लास्ट में हल्की सी ध्वनि आती है, वो ए की ध्वनि होती है। जैसे लघु, जैसे लघु, ले प्लस ए प्लस घे प्लस उ, लघु। ले ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे ए है। और घे की मात्रा, घे और उ की मात्रा होती है, ये लगा दी। अमात्रिक स्वर होता है, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं लघु, जब हम लघु बोलते हैं तो ले के जस्ट बाद हमें ए की साउंड आती है, ले के जस्ट बाद हमें ए की साउंड आती है। अगर हम बात करते हैं, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आधार।
आधार। अगर आधार की बात करते हैं हम, चलो यहीं पे कर देता हूँ, आधार। अगर हम आधार की बात करते हैं तो आधार का वर्ण विच्छेद करने पर आ प्लस है प्लस आ प्लस रे और प्लस ए, ठीक है, सॉरी ए। आ की मात्रा भी होती है आ, ये रहा आ, ध आ की फिर से मात्रा होती है, क्योंकि अगर कोई भी स्वर किसी भी शब्द के प्रारंभ में आता है तो वह अपने पूरे स्वरूप में आता है, मात्रा के रूप में नहीं आता। लेकिन जब स्वर किसी भी शब्द के बीच में आता है या किसी भी शब्द के साथ जुड़ के आता है तो मात्रा के रूप में आता है। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा होती है ये वाली, तो आ और रे ये रहा, यहाँ पे रे के साथ ए की मात्रा है और ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे आधार रे जब हम बोलते हैं तो रे आधार, तो रे के बाद हमें थोड़ी हल्की लेकिन ए की साउंड आती है। इसी प्रकार ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, ए एक मात्र स्वर है जो अमात्रिक स्वर है, बाकी सभी स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि स्वर की कौन सी मात्रा होती है। ए एकमात्र स्वर है जो अमात्रिक स्वर है और सभी स्वर मात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ की मात्रा होती है ये डंडा, ई की ये वाली, बड़ी ई की ये वाली, ऊ की, बड़े ऊ की, री की ये वाली। ये टे नहीं है, जैसे मात्री के नीचे लगता है, लिखते ऐसे है लेकिन उच्चारण हमेशा मात्री, री का उच्चारण हमेशा ऐसे होता है, उच्चारण हमेशा री के रूप में होगा, री मात्री, मात्र री, ये री के रूप में उच्चारण होता है लेकिन मात्रा हमेशा लगती है ऐसे। तो री की मात्रा ये वाली, ए की एक मात्रा, ये दो मात्रा, ओखली की डंडे के ऊपर एक मात्रा, औरत की डंडे के ऊपर दो मात्रा, ठीक है। ए एकमात्र स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण ए एकमात्र अमात्रिक स्वर है, बाकी सभी स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है। जैसे इसकी अंग और इसकी, ठीक है, सभी स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है, लेकिन एकमात्र स्वर ए ही एकमात्र ऐसा स्वर है जो कि अमात्रिक स्वर होता है। ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती लेकिन वो सबके साथ जुड़ता है तो उसकी हल्की सी साउंड सुनाई हमें देती है। ये था स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। अब हम देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीन पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। नंबर एक अग्रस्वर, जो स्वर जीभ के अगले भाग के सहयोग से बोले जाते हैं या अगले भाग को टच करके निकलते हैं, छू कर जाते हैं। मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर को याद रख सकते हैं हम, जैसे जब माँ हमें गोली दवाई देती है, जब माँ हमें दवाई देती है तो हम दवाई लेते तो कैसे करते हैं, जब दवाई कड़वी होती है तो ई और ए,
ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना, जब माँ दवाई देती है और दवाई कड़वी होती है तो हम करते हैं ई और ए, तो अग्र स्वर होंगे ई ए। याद रखिए, जब माँ हमें दवाई देती है तो हम कैसे करते हैं, जब दवाई कड़वी हो जाती है तो हम करते हैं कि ई, दवाई रखी ई, और जब हमें कुछ चाहिए कि ए, ऐसे बोलते हैं ना, ई और ए। मध्य स्वर होता है ए, मध्य स्वर जीभ के बीच वाले भाग से बोला जाता है। अगर जीभ है तो ये मध्य स्वर का भाग ये है, ये वाला हो गया आपका अग्रस्वर। जैसे अग्रस्वर का जो भाग है ई ए और ए, ई बड़ा ई छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है। मध्य स्वर ए, मध्य स्वर होता है जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, मध्य भाग को टच करता है ए ई। आप बोल के देखिए ई ए, लेकिन ए और बचे हुए सभी स्वर पश्च स्वर होते हैं जो जीभ के पीछे वाले भाग से जाते हैं, जैसे आ उ ओम। आ उ ओ और औ, ठीक है। ये थे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, अर्थात जीभ के किस भाग से, जीभ के किस भाग को छूकर स्वर निकलते हैं। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर होते हैं, अग्रस्वर की अगर हम बात करते हैं तो अग्रस्वर होते हैं ई बड़ा ई ए और बड़ा ए, ठीक है। मध्य स्वर ए और पश्च स्वर होते हैं आ उ ओ और औ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है। कुछ भी ये मत सोचना कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, नहीं, जो भी आपके एग्जाम में आता है ये सब कुछ आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये वे पॉइंट होते हैं जो जल्दी से याद नहीं होते, लेकिन ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख द्वार, जैसे हमारा मुख खुलता है, किसी स्वर को जब हम बोलते हैं तो किसी स्वर को बोलने में हमारा मुख खुलता है, कम खुलता है, किसी स्वर को बोलने में पूरा मुंह खुलता है, किसी स्वर को बोलने में हमारा मुंह बहुत कम खुलता है, और किसी स्वर को बोलने में हमारा मुंह नहीं खुलता, और किसी स्वर को बोलने में कुछ बंद रहता है, हल्का सा खुला रहता है। तो इसी प्रकार मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। जैसे नंबर 1 पर है विवृत। विवृत का अर्थ होता है जब मुंह पूरा खुला होता है, मुंह या मुख पूरा खुला होता है, ठीक है। जब मुख पूरा खुला होता है, ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर जब हम किसी स्वर को बोलते हैं, वह स्वर कौन सा है जिसके द्वारा जिसे बोलने पर हमारा मुख पूरा खुला रहता है। आप बोल के देख सकते हो आ एकमात्र स्वर है जिसके बोलने पर हमारा मुंह पूरा खुला रहता है। एकमात्र स्वर आ ही ऐसा है जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुख पूरा खुल जाता है, ठीक है। नंबर 2 पर है अर्धविवृतमुखी।
विवर्त जब मुख आधा खुला विवर्तमुखी वह होते हैं जब हमारा मुख आधा खुला होता है, और अर्धविवर्तमुखी वे होते हैं जब हमारा मुख आधा खुला होता है और विवर्तमुखी जब पूरा खुला होता है। ठीक है बच्चों, इसमें होते हैं ए ठीक है। अब आप उच्चारण करके देख सकते हो, ए हमारा मुंह जब हम ए का उच्चारण करते हैं आधा खुला होता है, ए क्योंकि ये जो ए है ये बड़ा ए है, इसको उच्चारण करते समय मात्रा खिंच की आएगी, थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगी, जैसे ए औ ये होते हैं अर्धविवर्त होते हैं जब हमारा मुख आधा खुला होता है। जब आप इनका उच्चारण करोगे तो देखोगे ए औ हमारा मुख आधा खुला होता है, और जब हम उच्चारण करते हैं आ तो हमारा मुख पूरा खुला होता है। अब देखते हैं संवृत। संवृत जब हमारा मुख पूरा बंद होता है, पूरा बंद होता है। उच्चारण करके देखिए वे कौन से स्वर है जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख पूरा बंद होता है। ई ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अगर हम उच्चारण करके देखते हैं, ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप संवृत को बोल के देखिए। संवृत का अर्थ होता है जब हमारा मुख पूरा बंद होता है, जब हमारा मुख पूरा बंद होता है। आप देख सकते हैं ई, उच्चारण करके देखिए, ध्यान दीजिए मेरे मुख पर, ई ऊ हमारा मुख पूरा बंद है, ई ऊ और किसी भी स्वर को हम मुख बंद करके नहीं बोल सकते। जब हमारा मुख पूरा बंद होता है संवृत होता है, और इसका उच्चारण करते समय आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, जैसे हमने देखा मुख द्वार के आधार पर विवर्तमुखी जब मुख पूरा खुला होता है आ, और जब हम देखते हैं अर्धविवर्तमुखी जब मुख आधा खुला होता है ए ओ, और जब हम देखते हैं संवृत जब मुख पूरा बंद होता है, देखिए अब जा ई ऊ हुआ ना पूरा बंद, हमारा मुख पूरा बंद था। आप ट्राई करके देखिए अच्छे से, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत जब मुख आधा बंद होता है। इसमें होते हैं ए और ओ। जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। समझने की कोशिश करिए। देखिए, विवर्तमुखी जब मुख पूरा खुला होता है, अर्धविवर्तमुखी जब मुख आधा खुला होता है, संवृत जब मुख पूरा बंद होता है, और अर्धसंवृत जब मुख आधा बंद होता है। विवर्तमुखी आ, अर्धविवर्तमुखी ए और औ। संवृत होता है ई ऊ और ऊ। अर्धसंवृत होता है ए और औ।
अच्छे से नोट करिए, याद करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल है सब कुछ, आप याद कर लोगे, बस थोड़ा सा कोशिश करिए तो याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश करिए बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। ये सब कुछ आपके पेपर में पूछा जाता है, इससे बाहर पेपर में नहीं जाता कुछ भी, बस याद करने की कोशिश करिए। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति अर्थात कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ बिल्कुल गोल नहीं होते, वो पूरे के पूरे होठ मतलब ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मली जैसे नॉर्मल होते हैं ऐसे रहते हैं। लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं। देखिए इसमें होता है व्रतमुखी, जब होठ गोल होते हैं, जब उच्चारण करते समय होठ गोल होते हैं। और दूसरा होता है अव्रतमुखी, अव्रतमुखी अर्थात जब हमारे होठ गोल नहीं होते, जब होठ गोल नहीं होते। सब कुछ प्रैक्टिकल है, आप कोशिश करोगे तो आप खुद बता दोगे। देखिए ऊ ऊ ऊ ऊ ओ औ, करिए कोशिश, आप ट्राई करिए, आप भी ट्राई करिए। ऊ ऊ ओ औ, हर बार हमारे होठ गोल हो रहे हैं, देखिए ध्यान से। ऊ ऊ ओ औ, ये होते हैं व्रतमुखी अर्थात हमारे मुख गोल हो जाते हैं। और इससे अलग जितने भी स्वर होते हैं वे सभी के सभी अव्रतमुखी होते हैं। जैसे ए होठ गोल नहीं होते, आ ई ए ऐ, ठीक है। और सभी स्वर अव्रतमुखी होते हैं, ठीक है बच्चों। व्रतमुखी जब होठ गोल हो जाते हैं और अव्रतमुखी जब होठ गोल नहीं होते, इसे नोट करिए। होठों के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति के आधार पर अर्थात जब स्वर को हम बोलते हैं तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल नहीं होते। जब होठ गोल होते हैं तो वो बोलते हैं व्रतमुखी, और जब होठ गोल नहीं होते तो उसे बोलते हैं अव्रतमुखी। अर्थात व्रतमुखी स्वर वे होते हैं जब होठ गोल होते हैं। ऊ उ ओ और औ। जब अव्रतमुखी वे होते हैं, और सभी स्वर इन्हें छोड़ के सभी स्वर अव्रतमुखी होते हैं। ए आ ई ए ऐ, ये सभी होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर नहीं, उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। कौन कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान क्या है हमारे मुख में, उसका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण काल में समय के आधार पर, उच्चारण काल के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण स्थान के
आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ से औरत। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उच्चारण। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उनका स्थान कौन सा होता है। हमारा जो गला होता है इसमें अलग अलग स्थान पर टच होकर, अलग अलग स्थान को छूकर वायु निकलती है। उसी के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया है कि कौन सा स्वर किस स्थान को छूकर निकलता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारा गला है। अब ये कैसे बनाऊं बच्चों ड्राइंग, ये बताइए आप। ड्राइंग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ये हमारा गला है, कंठ, कंठ से ऊपर तालु, ये मूर्धन्य, ये दंत और ये होठ, ओष्ठ। ठीक है, अगर हवा यहाँ से, अगर हमारे गले से हवा निकलती है, हमारे फेफड़ों से हवा आती है और कंठ से टकराती है और बिना कहीं टकराए बाहर निकल जाती है, बिना कहीं भी छुए बाहर निकल जाती है तो कंठ है। अगर बात करते हैं कंठ से न टकराकर सीधा तालु से टकराती है तो तालु। अगर बात करते हैं सीधा कंठ, तालु, ओष्ठ्य, दंत्य, ठीक है, और मूर्धन्य से टकराती है तो मूर्धन्य, तंत्र से टकराती है दंत्य। बच्चों देखो हमारे गले में अलग अलग स्थान पर, जैसे यहाँ पे कंठ होता है, कंठ, अगर हमने कै बोला या हमने ए बोला, ए बोल के देखिए, ऐसे हाथ रखिए, ए, जब हम ए बोलते हैं तो हमारे कंठ को टकराकर हवा निकल जाती है। ए, ना होठ से, ना दांत से, ना तालू से, ना मूर्धन्य से, कंठ से। देखिए हाथ रखिए ऐसे और बोलिए ए। जब हम ऐसे बोलते हैं तो कंठ से हवा टकराती है तो कै कंठ ध्वनि है। अब आ बोलिए, आ, हल्का सा दबाइए, ज़्यादा मत दबाइएगा, बस हल्का सा दबाइए और देखिए ए, आ। जैसे हमने बोला तो हमारे कंठ में कंपन हुई, कंठ में कंपन होती है जब हम बोलते हैं ए, आ, और कहीं पे भी वायु नहीं टकराती तो ये कंठ ध्वनि है। अब ई को बोलिए, ई, ए, ई, बोलिए ए, ई। अब देखिए ए जब हम बोलते हैं तो यहाँ से, यहाँ पे कंपन होती है, जब हम ई बोलते हैं तो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। ध्यान से देखिए, हाथ रखिए, बोलिए ए, ई। दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको महसूस हो जाएगा। इसको हम अच्छे से कल डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, अच्छे से आपको बताएंगे कौन सा स्वर हमारे किस गले के किस हिस्से से बोला जाता है या किस कैटेगरी में आता है, कंठ में, तालु में, मूर्धन्य में, किस में आता है। ये सब कुछ आपको कल बताऊंगा, अच्छे से डिफाइन करेंगे। इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक का बटन तो अभी दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हो तो ये मत सोचिए कि कुछ मिल जाता है। आप लोगों के लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। जब आप लोग क्लास को लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। बस आप लोग शेयर करिए, अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नए नहीं हो या नए भी हो, जितने भी हो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि अच्छे से लोग जुड़ सके और हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस ला सके, हर सब्जेक्ट का आपको अलग से और बेस्ट टीचर दे सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।